तो हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले ये चीज जान लेना कि हम लोग यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। ये बहुत अच्छे से समझना कि चार्ज पार्टिकल जो है वो अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण उसके ऊपर क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, ये हम लोग को स्टडी करना है। ओके, इन दिस टॉपिक, ये टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लेंगे और उस चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और कभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वहीं पे उसको छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है। तो इसको धीरे धीरे हम समझाते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल चीज है, इसको अगर एक बार समझ लिए तो तुम लोग के लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से बिल्डअप करो। देखो क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और ये बात पहले ही एक बार बता दे रहे हैं, इसको बहुत बढ़िया समझना शुरू करने से पहले कि फोर्सेस, ये 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से एक बार बता रहे हैं कि फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स, तीन तरह का फोर्स है हमारे पास। तो चार फंडामेंटल फोर्सेस है, जिसमें से कि हम लोग तीन फोर्सेस फिलहाल एग्जांपल दे रहे हैं। फोर्सेस हमेशा उन्हीं चीजों पे असर करती है जो चीजें उन्हें जन्म देती है। यानी जिस कंडीशन में वो फोर्सेस जन्म हुई थी, जिस कंडीशन, जो चीजें उनको जन्म दी थी, वो सिर्फ अपने जैसों पे ही असर करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, वो उनका जन्म दिया था चार्जेस पे, वो चार्जेस पे ही असर करती है। मास, जैसे कि हम लोग वहां खड़े हो जाए तो हम लोग को नहीं टालने लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस पे ही असर करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दिया था चार्जेस ने। चार्जेस खड़े हो, चार्जेस मूव हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मूविंग चार्जेस था तो उसका भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना कि स्टैग्नेंट या फिर स्टैटिक चार्ज का, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, जब चार्जेस स्टैंडिंग हो और जब चार्जेस मूव कर रहे हो। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की जब बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंडिंग हो या मूविंग हो सेम चीज रखता है। और स्टैंडिंग या मूविंग चार्ज, अब उल्टा कर दो इसको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें अगर हम मूविंग चार्ज रख दिए जो मूव कर रहा है, उससे भी वही असर पड़ेगा, और अगर स्टैंडिंग चार्ज रख दे तो उससे भी वही असर पड़ेगा। और क्या असर पड़ेगा ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट आता है बात यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जन्म देने वाला होता है मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी किस पे असर करता है, मास पे ही असर करता है। वो मास के बीच में अट्रैक्शन पैदा करता है। और हम लोग का ये चैप्टर का फोर्स, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स से कौन जन्म दिया, तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना, एकदम अच्छे से समझना कि मैग्नेटिक फोर्स को जन्म दिया है करंट ने। करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब है मूविंग चार्जेस। और मूविंग चार्जेस ने जब इसको जन्म दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस के ऊपर ही असर करता है। ये बात बिल्कुल मत समझना कि मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के ऊपर असर करता है, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस के ऊपर असर करता है। ये बात दिमाग में बैठा के रखना कि मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स ओनली एंड ओनली मूविंग चार्जेस। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल स्टैग्नेंट चार्ज रख दिए तो क्या वो उस पर असर करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। हल्का सा उस चार्ज को मूव कर दो, देखो उसमें मैग्नेटिक फील्ड असर करना शुरू करेगा। ये बात एकदम दिमाग में रखना कि किसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन इस तरह से घुमा के आएगा कि तुमको समझ नहीं पाएगा। उसमें एक चीज हल्का सा मेंशन किया गया है कि चार्ज वाज नॉट मूविंग, चार्ज वाज स्टैंडिंग। पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल के जीरो हो जाएगा, बिकॉज चार्ज वाज नॉट मूविंग, वो तो खड़ा ही था, मैग्नेटिक फील्ड कोई असर ही नहीं पड़ेगा उस पर। ये बात एकदम अच्छे से याद रखना। ओके, तो नाउ ये जो चार्जेस है, सबसे पहली बात कैसे काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिए तो स्टैंडिंग चार्ज, सपोज एक चार्ज लेते हैं, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, सपोज पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर, स्टैंडिंग, बस लिए और यहाँ पे रख दिए, हमको क्या दिखेगा, रखने के साथ साथ ही इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, दैट इज F इक्वल टू QE। और इसी फोर्स के साथ इसको अलोंग द डायरेक्शन ठेलना शुरू कर देगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिए तो ये इस तरफ इसको खींचना शुरू कर देगा। सेम फोर्स F इज इक्वल टू QE के साथ
Q इज द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल, जो भी चार्ज रहेगा उसके हिसाब से ये इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द सेम थिंग इज केप्ट, द सेम सिचुएशन इज क्रिएटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है E, कैपिटल E। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल B, याद रखना B, बिकॉज M को कुछ और ही नाम से पहले ही बता दिया गया था। मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि डाइपोल मोमेंट था हम लोगों का P, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग M से नाम से जानते हैं, इसीलिए M को यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, B को इस्तेमाल कर दिया गया यहाँ पे। तो B, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में हम स्टैंडिंग चार्ज रख दिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर नो इफेक्ट दिखेगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग, दे आर स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, इसलिए इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या असर होगा, साफ साफ हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब इनको मूव करवाते हैं। तो टॉपिक जो मन में एक बना दो, इफेक्ट ऑन मूविंग चार्जेस, पहले लिख दो इफेक्ट ऑन मूविंग चार्जेस। इफेक्ट ऑन मूविंग चार्जेस, पहला पॉइंट हम लोग लिख देंगे प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद इधर हम लोग कर देंगे प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मूविंग चार्जेस में क्या होगा, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक काम करते हैं, रुको, साइड बाय साइड नहीं बताएंगे, साइड बाय साइड बताने से थोड़ा डिफिकल्टी होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिस्कस करते हैं, बिकॉज किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं उससे भी बहुत मैटर करता है। तो पहले सिर्फ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं। इफेक्ट ऑन मूविंग चार्जेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से प्लेस किया गया है, इसके ऊपर भी हम लोग बढ़िया स्टडी करेंगे। तो एक काम करते हैं, जो पिछला टॉपिक था उसको भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ना ना, मूविंग चार्जेस बोल दिए तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर इसको रख दिए तो कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मान लो इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा गंदा नहीं कर रहे हैं हम बहुत सारा लाइन बना के, बट इमेजिन कर लो पूरे बोर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे हम एक चार्ज लेते हैं और उस चार्ज को यहाँ पे रखते हैं और ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, दैट मीन्स दिस चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सेम जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, सीधी सी बात है, कुछ बड़ा बात नहीं है, ये जिधर भी मूव करे इसके ऊपर फोर्स तो इस डायरेक्शन में पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पे फोर्स पड़ेगा दैट इज F इज इक्वल टू QE। ये पहले से मूव कर रहा था इस पे, इफ इट वाज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जो मूव कर रहा है इसमें कि इफ इट वाज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब तो फोर्स पड़ रहा है इसके ऊपर। अगर इस पे अब फोर्स पड़ रहा है तो इसका वेलोसिटी अब एक्सेलरेटेड होना शुरू हो जाएगा, यानी इफ इट वाज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन आफ्टर रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो आफ्टर
effect of electric field it starts accelerating. It starts accelerating. अब जैसे ही एक्सेलरेट करने लग गया तो तुमको इसका पोजीशन पता करना हो या फाइनल वेलोसिटी पता करना हो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था 3 इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो इक्वेशन ऑफ मोशन तुम यहाँ पे लगा सकते हो, उससे निकाल सकते हो। देयर इज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन, देयर इज ओनली चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन। अब तुम लोग अगर याद करो क्लास 11 का वो क्लास हम लोगों का जहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे एक बात बताया था तुमको कि एक्सेलरेशन जब होता है तो एक्सीलरेशन होने का कारण होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये बात बहुत बढ़िया से यहाँ पे लागू हो रहा है, तो अच्छे से इसको हम फिर से कर बता रहे हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी दो तरीकों से हो सकता है, व्हेन चेंज इन डायरेक्शन या फिर चेंज इन स्पीड। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन, तब फाइनली हम लोग जोड़ सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो या तो वो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हो रहा है या तो वो चेंज इन स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या होगा जब दोनों चेंज हो रहा हो तो श्योर एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक चेंज होने से एक्सेलरेशन कहलाएगा तो दोनों चेंज होने से तो और एक्सेलरेशन कहलाएगा ही आराम से, यानी तभी भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, तभी कोई चेंज नहीं होगा, इट इज एक्सेलरेटिंग। बट याद रखना, इफ बॉडी अगर बोल दिया जाए कि इफ सर्कुलेटिंग, इसलिए तो कहते थे कि अगर बॉडी जो गोल गोल घूम रहा है यानी उसका स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही वो घूम रहा है, तो क्या बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है? यस, इट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन इज चेंजिंग। So if the direction is changing, therefore acceleration का definition में change of speed नहीं होता है, acceleration का definition होता है change of velocity, and if the velocity is changing, that means the acceleration is changing, and if a body is moving circular path, therefore every point the direction is changing, at every point the direction is changing, and if the direction is changing, that means it is also accelerating. तो याद रखना, ये वाले केस में अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, स्टार्ट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका स्पीड चेंज हो रहा है, आगे तरफ स्पीड में बढ़ने लग रहा है बट एट द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। तो क्या होगा कि बॉडी पहले से ही एक्सेलरेटेड आ रहा है, यानी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से ही इसको छोड़ा गया था, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से ही अगर इसको छोड़ा गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिजल्ट तो ये है कि इसको एक्सेलरेट करना बिकॉज फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से एक्सेलरेट होता है। क्यों फोर्स वजह से एक्सेलरेट होता है? क्योंकि हम लोगों ने एकदम बचपन में ही पढ़ लिया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स अगर लग रहा है अगर मास है तो बॉडी को एक्सेलरेट करना ही है। ये एकदम पूरा एकदम 100% श्योर है, एक्सेलरेट करेगा ही। और अगर ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा दैट मीन्स उससे फोर्स पड़ रहा है, उल्टा भी पकड़ सकते हो इसका। तो यहाँ पे हमको फाइनली फोर्स पड़ रहा है इज इक्वल टू QE। अगर ये फोर्स पड़ रहा है, ये तो जनरलाइज्ड इक्वेशन है, इससे तो कंफ्यूज मत करना। दिस इक्वेशन इज ओनली सब्जेक्टेड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही सिर्फ ये लगता है, लेकिन ये तो जनरलाइज्ड इक्वेशन है, कहीं भी फोर्स लग रहा है मास हो तो ये तुम वही बैठा सकते हो। हम लोगों ने ये मैकेनिक्स में पढ़ा था, लेकिन ये ओनली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगता है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज पे लगता है जो चार्ज पे फोर्स पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इतना मालूम है कि जब इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स पड़ रहा है तो ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे जब ऑलरेडी इसको एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में फेंक रहे हैं तब तो बॉडी फिर भी एक्सेलरेट तो करेगा ही, हायर एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा इसका, वही जिसमें दो राय नहीं है। तो सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर जाएगा बट डायरेक्शन विल रिमेन ऑलवेज सेम। लेकिन याद रखना अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं आप, तभी ये होगा ये। So these are the results when the charge is moving in electric field along the direction of